स्वागत है मेरे भाई आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। देखिए, हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का भूगोल का पहला चैप्टर। यानी कि हम लोग सबसे पहले देखिए भूगोल पढ़ेंगे, उसके बाद नागरिक शास्त्र पढ़ लेंगे, उसके बाद अर्थशास्त्र, उसके बाद इतिहास को पढ़ लेंगे। तो आज जो हम लोग पहला चैप्टर भूगोल का क्लास 10 का स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 10 का भूगोल। भूगोल में जो पहला अध्याय है वो क्या है, तो संसाधन एवं विकास यानी कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये हमारा पहला चैप्टर है। और इसमें हम लोग जानेंगे कि क्या होता है, संसाधन क्या होता है। तो संसाधन यानी कि जो हमारे प्राकृतिक में, यानी कि जो हमारे पृथ्वी पे जितने भी ऐसी वस्तुएं जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसे हम क्या कह लेते हैं, संसाधन कह लेते हैं। ठीक। और उसे हम संसाधन कब कहेंगे, जब वो हमारे यूज में आएगी। ठीक। जब उसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। मानव जीवन में किसी भी प्रकार से अगर कोई भी संसाधन जो है प्राकृतिक से जो मिल रहा है, अगर उसका हम लोग उपयोग करते हैं तो वही संसाधन कहलाते हैं। तो देखिए, संसाधन की परिभाषा हम लोग एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं, या जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए आते हैं क्लास 10 में, उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो अगर ये बातें हमें पता है तो हम आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए, कह रहा है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जा सकती है, और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास हो कि जो भी संसाधन उपलब्ध है उसका हम सही तरीके से उपयोग कर सकें, यही क्या कहलाएगा, तो संसाधन कहलाएगा। उपलब्ध है जो आर्थिक रूप से संभाव्य है। संभाव्य क्या मतलब कि जो भी सोर्स हैं उनका हम कुछ न कुछ उपयोग कर सकें, तो वही संभाव का मतलब मुमकिन हो। ऐसा नहीं कि कुछ प्राकृतिक स्रोत ऐसे भी हो कि जिनका हम उपयोग ही नहीं कर सकते हैं, तो वो संसाधन नहीं कहलाएंगे। ठीक। जो संसाधन कहलाएंगे जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, तो संभावी और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, संसाधन कहलाते हैं। तो ये संसाधन की परिभाषा हो गई। तो यही एक क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या आप संसाधन को प्राकृतिक का उपहार मानते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। संसाधन प्राकृतिक का उपहार नहीं है। संसाधन को मनुष्यों के द्वारा यूज करने के उपयोग लायक बनाया जाता है। तो इसलिए मानव भी संसाधन का ही हिस्सा है। मानव भी क्या है, संसाधन का हिस्सा है। तो इसलिए हम प्राकृतिक का उपहार इसे नहीं मानते, ऐसा नहीं है। ठीक। क्यों नहीं है, तो देखिए, संसाधन मानव द्वारा उपयोग में लाने योग्य बनाया जाता है। मानव खुद एक संसाधन का भाग है। मानव भी क्या है, तो एक संसाधन का ही हिस्सा है। ठीक। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन करते हैं तथा उपयोग करते हैं। ठीक। जो भी प्राकृतिक में संसाधन मिलते हैं उनको उपयोग करने योग्य बनाने वाले मानव होते हैं, और मानव खुद भी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक। तो आगे चलते हैं। इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो आगे देखिए, संसाधनों का वर्गीकरण, यानी कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ये हम जाने कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ठीक। तो देखिए, संसाधन को हम चार भागों में बांटते हैं। एक होता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के जो आधार पे संसाधन है वो दो प्रकार के हैं, जिसमें पहला है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। ठीक। इसके आगे हम इसका पूरा विवरण पढ़ेंगे कि अजैव संसाधन किसे कहते हैं और जैव संसाधन किसे कहते हैं। फिर अगला देखिए, समाप्तकता के आधार पर, यानी कि समाप्त हो जाएगा, कितने समय तक रहेगा, कितना चलेगा, यानी कि उसका लिमिटेड भंडार हो, उसे यानी कि समाप्त हो जाए, तो उसके आधार पर हम दो प्रकार में संसाधन को बांट सकते हैं। एक हो सकता है नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा हो जाएगा अनवीकरणीकरण योग्य। तो इस तरह से इसके भी दो प्रकार के संसाधन होंगे। इनका भी पूरा हम विस्तार से आगे देखेंगे। बस यहाँ हम संसाधनों का प्रकार समझ लेते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व का मतलब होता है कि
अधिकार, यानी कि जिसका किसी व्यक्ति का अगर कोई सामान है, जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, ये मेरी है, तो हम कह सकते हैं ये पेन मेरी है, तो ये स्वामित्व है, यानी कि इस पे मेरा अधिकार है। तो इस तरह से कैसे संसाधन हो सकते हैं? तो इस तरह से व्यक्तिगत संसाधन हो सकते हैं, यानी कि जो ये पेन है, ये पेन मेरी है, तो इस पर मेरा व्यक्तिगत अधिकार है, तो ये मेरा संसाधन हो जाएगा। उसी तरह से सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि सामुदायिक संसाधन क्या होता है। वैसे संसाधन जिसपे किसी समुदाय का हक हो, ठीक, वो संसाधन क्या कहलाएंगे? सामुदायिक संसाधन कहलाएंगे। जैसे हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, इन सब पे सभी समुदायों का हक होता है, तो ये सामुदायिक संसाधन हो जाएंगे। फिर जानेंगे राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनपे जितने भी देश के सीमा में, यानी कि राष्ट्र के सीमा के अंतर्गत जितने भी संसाधन आएंगे वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? तो जो ऐसे संसाधन जिसपे कुछ नीति और नियम अंतर्राष्ट्रीय के द्वारा संचालित किया जाता हो, वे संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। इनका पूरा विस्तार हम अगले पेज पे पढ़ेंगे। विकास के स्तर के आधार पर, विकास के आधार पर हम संसाधन को कितने प्रकार में पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे संभावी, ठीक, यानी कि मुमकिन हो, संभावी, फिर विकसित, फिर भंडार और संचित कोष। भंडार, ये संचित कोष, यानी कि यही चार क्या है? संसाधनों का प्रकार है। तो संसाधन का वर्गीकरण हम समझ गए। तो आइए देखते हैं कि संसाधन, तो अब जो फर्स्ट उसमें हेडिंग थी उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोग आप लोगों को बताए हैं कि एक होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। तो आइए देखते हैं कि जैव संसाधन क्या होता है। ठीक, जैव संसाधन को समझेंगे कि क्या होता है। जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है, जीव मंडल से होती है तथा जिसमें जीवन व्याप्त है, जैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक, वैसे संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त हो, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? और वो जो जीव मंडल में पाया जाता हो, किस मंडल में? जीव मंडल में, उसे ही हम क्या कहते हैं? तो जैव संसाधन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल समझ लेंगे। जैसे देखिए, तो मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जात, मत्स्य, पशुहान, ये सब क्या है? तो यही हमारे जैव संसाधन के एग्जाम्पल हैं। ठीक, अजैव संसाधन, अजैव संसाधन हम किसे कहेंगे? ऐसे संसाधन जो क्या हो? निर्जीव हो, ऐसे संसाधन जो निर्जीव हो और उसे हमें कोई ना कोई फायदा मिलता हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? अजैव संसाधन कहेंगे। तो देखिए यहाँ पढ़ेंगे अजैव संसाधन, निर्जीव वस्तुओं से बने सारे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं चट्टाने और धातुएं, यानी कि जितने भी खनिज हैं और चट्टाने, पर्वत, पठार, पहाड़, ये सब कैसे हैं? तो अजैव संसाधन के एग्जाम्पल हमारे हो जाएंगे। अगला देखिए, इसी में हम बताए थे कि नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है, देखिए पढ़ते हैं कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा। समझिए कि नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। जैसे कि ऐसे संसाधन हो जिसे हम रासायनिक, यांत्रिक या भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा अगर हम इसे अपने यूज के लिए, मनुष्यों के यूज के लिए, प्रयोग के लिए, उपयोग के लिए अगर बना सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय। जिनका क्या हो सकता है कि बार बार हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, पुनः चक्रण हो सकता है, पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, जिसका पुनः चक्रण भी किया जा सकता है, वही संसाधन क्या कहलाते हैं? तो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जिसमें एग्जाम्पल में आ सकते हैं सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ठीक, और नवीकरण संसाधन क्या होते हैं? तो वे संसाधन, देखिए वे संसाधन जो एक बार बनाया या वन्य जीव उपयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं। यहां समझेंगे कि अनवीनीकरण संसाधन होते क्या है। तो वे संसाधन जो एक बार यूज कर लेने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं, यानी कि उनका जो सोर्स है वो लिमिटेड है। हमारे वातावरण में या पर्यावरण में कहें या हम पूरी बात करें तो हमारे पृथ्वी पे ऐसे संसाधन जिनका अगर हम केवल एक बार उपयोग कर लें और वो समाप्त हो जाए, यानी कि उनका निर्माण करने में हमें लाखों वर्ष
लगता है, जिन उन संसाधनों को निर्मित होने में लाखों वर्ष लगता हो, वही संसाधन क्या कहलाते हैं? तो अनवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल समझ सकते हैं, तेल और कोयला। तो देखिए, तेल और कोयला का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? तो लाखों लाखों वर्षों के बाद में होता है। ऐसा बताया जाता है कि जब कोयला बनता है वो पृथ्वी के दबे हुए पेड़ पौधों से निर्मित होता है, और तेल यानी कि जो तेल बनता है वो भी इसी तरह से। तो आगे देखें, अगली हेडिंग देखते हैं हम, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कैसे कैसे होते हैं? तो इसमें हमने आपको पहला बताया था व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। ठीक, इसमें समझ लेंगे कि कौन से संसाधन व्यक्तिगत होते हैं, जिन्हें निजी संसाधन भी हम कह सकते हैं। तो ऐसे संसाधन जिसपे किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार हो, वही संसाधन क्या कहलाते हैं? तो व्यक्तिगत संसाधन या निजी संसाधन कहलाते हैं। जैसे भूखंड, यानी किसी का खेत हो गया या किसी का जमीन हो गया, उसे ही हम भूखंड कहेंगे। वो किसी व्यक्ति के नाम पे रजिस्टर्ड है, तो वो संसाधन क्या कहलाएंगे? व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। ये घर है, यानी कि घर किसी घर होगा अगर किसी का, तो वो किसी व्यक्ति का ही घर होगा। घर तो किसी सामुदायिक का होगा नहीं, किसी सरकार का होगा नहीं, घर तो किसी व्यक्ति का होगा। तो इस तरह से जो व्यक्ति का घर होगा वो भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। अन्य जायदाद, अन्य जायदाद का मतलब होता है कि व्यक्ति के पास कुछ और प्रॉपर्टी है, वो भी अगर व्यक्ति के नाम पे रजिस्टर्ड है, किसी वन पर्सन के नाम पे रजिस्टर्ड है, तो वो भी एक व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। आइए अब सामुदायिक संसाधन को देखते हैं। तो सामुदायिक संसाधन क्या हो जाएंगे? देखिए, तो जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, ठीक, उन्हें सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान। ठीक, सार्वजनिक या सामुदायिक संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जिसपे किसी व्यक्ति का अधिकार न हो करके पूरे समुदाय का अधिकार हो, वैसे संसाधन को हम सामुदायिक संसाधन या सार्वजनिक संसाधन कहते हैं। जैसे सार्वजनिक पार्क, ऐसा पार्क जहां सभी व्यक्ति, किसी भी समुदाय का कोई भी व्यक्ति आ जा सके, उसे ही हम सार्वजनिक पार्क कहते हैं। पिकनिक स्थल, खेल का मैदान, तो ये किसी व्यक्ति के अंतर्गत ना आता हो, किसी समुदाय के अंतर्गत आता हो, इस पे बहुत सारे जितने भी समुदाय पाए जाते हो, सभी का अधिकार एक समान हो, ऐसे संसाधन ही क्या कहलाते हैं? तो सामुदायिक संसाधन या सार्वजनिक संसाधन कहलाते हैं। अब अगला देखते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? तो जो किसी भी राष्ट्र के सीमा के अंतर्गत, किसी भी राष्ट्र के सीमा के अंतर्गत जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं, वे संसाधन राष्ट्र के ही संसाधन होते हैं और उन्हें ही राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। ठीक, तो देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा कि देश का जो राष्ट्रीय संसाधन होगा, तो देश के सीमा में जितने भी संसाधन है वो राष्ट्र का ही संसाधन है, तो इसलिए राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। अब अंतरराष्ट्रीय संसाधन देखिए, अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? तो किसी देश के समुद्र तट रेखा से 200 किलोमीटर के बाद के महासागर को अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इस संसाधन को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के द्वारा उपयोग किया जा सकता है। समझिए बात को क्या कह रहा है। जैसे देखिए, तो हमारा जो भारत राज्य है या राष्ट्र है, देश है, ये निचला जो हिस्सा है भारत का, ये जो निचला हिस्सा है, इसके नीचे हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर के 200 किलोमीटर के बाद, 200 किलोमीटर के बाद वो भारत की सीमा नहीं रहेगी। अगर भारत भी 200 किलोमीटर के बाहर अगर कोई काम करना चाहता है, तो अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सहमति से उसमें कोई कार्य कर सकता है। जैसे समुद्र से तेल का ही निकालना हो, तो 200 किलोमीटर के अंदर ही भारत अपना कोई भी काम कर सकता है। लेकिन उसके अगर बाहर जाता है, 200 किलोमीटर के अगर बाहर जाता है, तो वो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय संसाधन वो हो गया जो कि अंतरराष्ट्रीय यानी कि
पूरे देशों के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने हुए हैं उनके अंतर्गत आता है। ठीक, तो यहाँ दिया भी है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। तो विकास के स्तर पे संसाधन कैसे कैसे होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले है संभावी संसाधन। तो संभावी संसाधन को आइए समझते हैं कि क्या होते हैं। वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इसका उपयोग नहीं किया गया है उसे संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे भारत के पश्चिम भाग, राजस्थान एवं गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है। तो संभावी संसाधन या मुमकिन संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका अभी वो उपलब्ध तो है लेकिन हम उनको क्या कर रहे हैं, अभी यूज नहीं कर पा रहे हैं। वैसे ही संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं, संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए, तो भारत के पश्चिम भाग यानी कि राजस्थान और गुजरात में पर्वतीय इलाका है और उधर क्या होता है कि बहुत सारी हवाएं चलती हैं, पवन ऊर्जा चलती है और उधर थोड़ी सी गर्मी भी है, तो उसका हम यूज करके बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। जैसे पवन चक्की को लगा करके, पवन के बड़े बड़े आते हैं टरबाइन, उनको लगा करके घुमा करके बिजली बना सकते हैं। राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है तो सौर ऊर्जा को लगा करके उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा संभव नहीं है, तो अभी संसाधन कहते हैं। अब आगे देखिए विकसित संसाधन। विकसित संसाधन क्या होते हैं, वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। ठीक, विकसित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा और गुणवत्ता निर्धारित की जा चुकी हो, यानी कि इसकी गुणवत्ता क्या है और इसकी मात्रा कितनी है, तो यही हमारे विकसित संसाधन होते हैं। इसको परिभाषा को याद कर लीजिएगा। भंडार संसाधन। भंडार संसाधन क्या होते हैं, तो भंडार संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में जिनका उपयोग नहीं किया जा सका है, भंडार संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है जिसे ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन तकनीकी ज्ञान के अभाव में ऐसा संभव नहीं है। तो ठीक, भंडार संसाधन क्या है, ऐसे संसाधन जिनका भंडार तो है हमारे पास उसके बारे में, लेकिन अभी प्रौद्योगिकी उतनी विकसित नहीं हुई है कि हम उस संसाधन का यूज कर सकें। जैसे देखिए यहाँ का भी रहा है कि जल जो है वो जो दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। अगर जिस दिन हम पानी से निर्मित यानी कि जल का अगर अच्छे से स्रोत को यूज करने लगे, जैसे मान लीजिए जल से चलने वाली गाड़ी बना ले, तो क्या हो गया, संसाधन का बेस्ट उपयोग हो गया। तो ऐसा अभी तकनीकी नहीं बनी है जिससे हम जल से अपनी कोई भी गाड़ी को चला सके। तो जो यही कह रहा है कि भंडार संसाधन क्या है, तो जल एक भंडार संसाधन है, लेकिन अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में क्या हुआ है कि उसका सही से अभी हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, तकनीकी का अभाव है, अभी भी तकनीकी यानी कि लगातार विकसित होने के बाद भी अभी भी ऐसी कोई तकनीकी नहीं आई है कि हम जल के द्वारा क्या कर सके, तो गाड़ी पेट्रोल के जगह पे जल को यूज कर सकें। ठीक, तो ये सब क्या हो गए, भंडार संसाधन। अब अगला देखिए संचित कोष। संचित कोष, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन लगभग एक जैसे ही हैं। ठीक, इन दोनों की परिभाषा लगभग एक समान भी है। वैसे संसाधन जो भंडार का ही एक हिस्सा है, क्या है, भंडार संसाधन का ही एक हिस्सा ये भी है संचित संसाधन। ठीक, और जिसका उपयोग तकनीकी द्वारा किया जा सकता है। ठीक, तकनीकी के द्वारा क्या किया जा सकता है, तो इसका उपयोग किया जा सकता है, परंतु जिसका उपयोग अभी तक शुरू नहीं किया गया है वे संचित संसाधन कहलाते हैं। जैसे बांधों में जल, वन और इत्यादि। तो जो अभी वन है इसका भी उपयोग, या बांध में जो बने हैं तो बांध से भी कुछ तो कुछ उस संसाधन से उपयोग किए जाते हैं, जैसे बिजली का बनाना, नहरों की सिंचाई, खेतों की सिंचाई, नहरों द्वारा खेतों की सिंचाई। तो और हम उस जल के द्वारा हम और अधिक जब उपयोग करने लगे, जब हमारे पास ऐसी तकनीक विकसित हो जाए कि हम बांध के जलों से और सारे उपयोग करने लगे, तो वो संसाधन हमारे लिए
और बेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसे संचित संसाधन या संचित कोष और भंडार कोष दोनों एक ही प्रकार के संसाधन हैं। ठीक, हम लोग समझ गए संसाधन के प्रकार और संसाधन क्या होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जो अगली हेडिंग, वो विकास के आधार पे संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे।